जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम वो सवाल देखेंगे जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में साथियों पूछे जाएंगे। यानी कि साथियों हूबहू ऐसे सवाल आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देख सकेंगे जो डायरेक्ट और डिक्टो आपको अपने एग्जाम यानी कि एनटीपीसी एग्जाम 5 जून के पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपने साथियों सोच लिया है कि इस बार आपको कैसे ना कैसे करके ये परीक्षा पास करनी है क्योंकि आप एक सीट लेना चाहते हो साथियों रेलवे भर्ती में, तो मैं कहूंगा इस पूरी वीडियो में जितने भी सवाल हैं, चाहे वो मैथ के हो, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे वो साथियों जीके जीएस के हो, चाहे वो करंट अफेयर के हो, एक एक सवाल का जवाब आपको अपने मनोमस्तिष्क में साथियों रखना होगा। अगर ऐसा है तो मुझसे सिलेक्शन की गारंटी साथियों आप लोग ले लीजिए। चलिए, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह के दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो भैया दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था वेलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या दुनिया की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम था? क्या था? वेलेंटीना तेरेस्कोवा था। ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है, कह रहे कि कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है, मुझे बताइए। तो अगर साथियों इस सवाल की अगर बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए बेंगलुरु में स्थित है। कहां पर? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है साथियों? बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है? तो ये साथियों किस रूप में काम करता है? तो ये एक संग्रहालय के रूप में कार्य करता है। क्या साथियों? संग्रहालय के रूप में। साथियों बस जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं ना, वो सवाल आप देख लीजिए और उन सवालों को साथियों आप लोग तैयार करते रहिए। यानी कि सवाल पढ़ता हूं तो ध्यान रखना है, जवाब देता हूं उसका तो ध्यान रखना है। अगर कोई सवाल आता है तो उसका रिवीजन आपका हो जाएगा, लेकिन कोई सवाल नहीं आते जितने सवाल, उनको आपको साथियों तैयार कर लेना है। कह रहे कि एकला चले रे गीत ये किसने लिखा? ये सैकड़ों बार साथियों सवाल पूछा जा चुका है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, कह रहे कि ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में क्या चीज को मापने के लिए किया जाता है? क्या दिशा को मापने के लिए किया जाता है, या दूरी को मापने के लिए किया जाता है, या गति को मापने के लिए किया जाता है? मैं कहूंगा साथियों इसके द्वारा तो क्या मापा जाता है साथियों? ओडोमीटर के द्वारा। मुझे बताइए। चलिए, तो अगर आपका जवाब साथियों यहां पर दूरी है तो मैं कहूंगा दूरी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है साथियों? मुझे बताइए। क्या न्यूटन की गति के दूसरे नियम के आधार पर? मैं कहूंगा नहीं, न्यूटन की गति के पहले नियम के आधार पर। बिल्कुल सही साथियों, बल की परिभाषा को न्यूटन की गति के पहले नियम के अनुसार पर साथियों परिभाषित किया जा सकता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आंसर जैसे विपिन का, प्रकाश कुमार का आंसर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि जी यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान आर यानी कि त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। किसी छात्र को जी का मान कहां पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो जी का मान कहां पर न्यूनतम होता है साथियों? भूमध्य रेखा पर होता है। ये डिक्टो सवाल आएगा, इसलिए याद रखना है आपको। उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर के सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, एक लोक नृत्य यहां पर दिया गया है जिसका नाम है साथियों हुली वेश। क्या साथियों? हुली वेश इस लोक नृत्य का नाम है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये किस राज्य में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये तो साथियों कर्नाटक में किया जाता है। कहां पर? ये कर्नाटक में किया जाता है, हुली वेश नाम का लोक नृत्य। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग साथियों याद रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है साथियों? मुझे बताइए। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ये साथियों कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताइए, है ना। कमेंट सेक्शन में साथियों आप लोग मुझे बता दीजिए कि अरुणाचल प्रदेश की साथियों राजधानी क्या है। मुझे बताइए साथियों, मैं आपके कमेंट का यहां पर इंतजार कर रहा हूं। तो अगर बात करते हैं साथियों, आप लोग को मालूम होना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में अत्यंत लोकप्रिय लोसर त्योहार ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये साथियों मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक की अगर बात करें तो इसके लेखक कौन है साथियों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस पुस्तक के लेखक हैं। ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगले नंबर का सवाल, कह रही कि रिपब्लिक पुस्तक, ये दोनों पुस्तकें बहुत पूछी जाती हैं। एक तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपसे बहुत पूछी जाती है, और साथियों यहां पर रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है ये आपसे बहुत पूछी जाती है। तो रिपब्लिक नाम की जो पुस्तक है ये किसके द्वारा साथियों लिखित है? तो ये प्लेटो के द्वारा लिखित। जैसे कि इस पुस्तक का छोटा सा नाम है, वैसे इनका भी छोटा सा नाम है। तो प्लेटो के द्वारा इस पुस्तक के लेखक साथियों हैं रिपब्लिक नामक पुस्तक के। अगले नंबर का सवाल है, कह के विश्व कैंसर दिवस साथियों कब मनाया
जाता है, मुझे बताइए। विश्व कैंसर दिवस की अगर बात करते हैं, फटाफट साथियों कमेंट में आप लोग यहां पर आंसर एक बार मुझे करके बताइए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मालूम है तब भी आप ट्राई तो करिए, क्या पता आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो सही हो जाए। और अगर एग्जाम में सही बता रहा हूं, एक्सपेक्टेशन सही होने लगे, अगर तुक्के सही होने लगे, तो ये समझ लीजिए फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। यानी कि 60% अगर आपके क्वेश्चन मेहनत के साथ सही हो गए और 10% सवाल आपके तुक्के से सही हो गए, तो ये समझ लीजिए किस्मत ऊपर वाले ने आपकी बहुत शानदार बनाई है, अगर तुक्के आपके सही हो रहे हैं, है ना। तो विश्व कैंसर दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये साथियों कब मनाया जाता है? हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है। मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। लगातार मेरी नजर साथियों कमेंट की तरफ है, सभी लोग आंसर भी देते रहिए। कह रहे कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय का नाम मुझे बताइए। यानी कि पुलित्जर पुरस्कार जो सबसे पहले जीता था उन भारतीय का नाम क्या था? तो उनका नाम गोविंद बिहारी लाल था। क्या नाम था उनका? गोविंद बिहारी लाल उनका नाम था। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि जो बोरो बुडुर बौद्ध मंदिर है ना, ये कहां पर है? ये नेपाल में है, ये श्रीलंका में है, या इंडोनेशिया में है, या साथियों ये मलेशिया में है? तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंडोनेशिया में है। यानी कि बोरोडुबुर बौद्ध मंदिर कहां पर है? इंडोनेशिया में है। उसके बाद देखिए विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? ये भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो यहां पर आप लोगों को साथियों मालूम होना चाहिए, राम अनुजाचार्य इनका नाम है, और राम अनुजाचार्य ही साथियों विशिष्टाद्वैत दर्शन के संस्थापक हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि मई 1857 में कहां के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो किसकी बात चल रही है साथियों? क्या आपका राइट आंसर होगा? मैं कहूंगा अवध आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि 1857 में अवध के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। यह आप सभी लोग साथियों याद रखेंगे, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बताइए। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? मोतीलाल नेहरू मौलाना आजाद ने, मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास ने, जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी ने, या सुभाष चंद्र बोस साथियों बाल गंगाधर तिलक ने? तो आप लोग को यहां पर यह मालूम रखना है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था साथियों? 1923 में किया गया था, यह बात आपको याद रखना है। तो सौम्य का आंसर, प्रकाश कुमार का आंसर यहां पर आ रहा है। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के सवाल है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में है साथियों? ये आपको यहां पर बतानी है, बहुत शानदार सवाल है। तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 के तहत ही भारत के राष्ट्रपति पर साथियों महाअभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं साथियों? एक बार कमेंट करके मुझे आप लोग बता दीजिए। चलिए तो फटाफट साथियों राइट आंसर आप लोग का क्या होना चाहिए यहां पर? अगर बात करते देखिए राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा, तो बिल्कुल संसद के सदनों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, तो ये सही हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, डी हो जाएगा, हो नहीं सकता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है? तो ये साथियों पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा है, वर्षा आती है, तो इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला सवाल देखिए कह रहे कि जो प्योंगयांग है ना, ये इनमें से किस देश की साथियों राजधानी है? मुझे बता दीजिए। तो प्योंगयांग की जब हम बात करते हैं तो कंबोडिया की राजधानी है, उत्तर कोरिया की, दक्षिण कोरिया की, या वियतनाम की? तो ये साथियों उत्तर कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि गलत जोड़ी का चयन कीजिए, यानी कि रेलवे जोन है और साथियों उनके मुख्यालय है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, मुझे फटाफट साथियों मुझे फटाफट बता दीजिए। चलिए तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर अगर बात करें, गलत जोड़ी आपको बताना ये सही है। पूर्व केंद्र का मुख्यालय हाजीपुर, उत्तर केंद्र का मुख्यालय गोरखपुर नहीं है, दक्षिण केंद्र का मुख्यालय सिकंदराबाद है। तो गलत कौन सा है? गलत ऑप्शन नंबर सी वाला है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि CIBIL की फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये तो साथियों आपको मालूम होना चाहिए, कोड नहीं होगा, सेंट्रल नहीं होगा, क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ये हो जाएगी साथियों CIBIL की फुल फॉर्म। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी। अच्छा, एसोचैम की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाए तो आप साथियों क्या बताओगे? एसोसिएटेड कॉमर्स नहीं, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ इंडिया नहीं साथियों, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये आपको साथियों याद रखना है। इंडस्ट्री के अलावा ये कुछ नहीं है। तो कुल मिला के आंसर आपका इस सवाल का जो जाएगा वो किस ऑप्शन के साथ जाएगा? वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर के सवाल साथियों, आंसर आप लोग देते रह जाइए, है ना, आंसर आप लोग देते जाइए। कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों कैथोड किरण का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? जे थॉमसन के द्वारा ही कैथोड किरण का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता? साथियों मुझे बताइए। तो क्या आपका राइट आंसर होगा साथियों इयोसिन? आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, है ना, इयोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि इनमें से कौन सा पशु ऊतक प्रकार नहीं है? तो पशु ऊतक प्रकार नहीं है, मैं कहूंगा संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, त्वचीय ऊतक है, लेकिन मेरिस्मेटिक ऊतक नहीं है। अब नहीं है साथियों तो यही आपका राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि कौन सा जीव, इनमें से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो किसकी बात चल रही है साथियों, ये आपको यहां पर मुझे बताना है, बताइए साथियों। चलिए, तो यहां पर हाइड्रा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि हड्डी की कोशिकाएं एवं कठोर मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं, जो किसकी बनी होती है? हड्डी की कोशिकाएं ये किसकी बनी होती हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। फ्लोराइड की तो नहीं बनी होती हैं, कैल्शियम फास्फोरस की, फास्फोरस पोटेशियम की, पोटेशियम कैल्शियम की, तो किसकी साथियों बनी होती हैं? आपका जवाब अगर है कैल्शियम और फास्फोरस के साथ तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि ब्रेसिका कम्पेस्ट्रिस किस पौधे का वानस्पतिक नाम है? तो ये तो साथियों सरसों का वानस्पतिक नाम है, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए उसके बाद देखिए अगले सवाल है, तो कह रहे कि राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने कहाँ फिल्म फॉरेंसिक पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया है? तो साथियों आपको पता है कि करंट अफेयर के सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब तकरीबन 10 सवाल हम लोग देख लेंगे साथियों करंट अफेयर के, और लगभग 40 में से 10 सवाल आपके करंट अफेयर के ही पूछे जाएंगे। तो ये संगोष्ठी का आयोजन कहां पर किया गया है साथियों? नई दिल्ली में किया गया है, ये आप लोगों को यहां पर याद रखना है, मालूम होना चाहिए। चलिए, किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई? जनसंख्या में गिरावट हो रही है किस देश में साथियों, मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका एनटीपीसी का जो एग्जाम है साथियों 5 जून से आपका जो एग्जाम है, इस 5 जून के एग्जाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए साथियों एग्जाम से जस्ट पहले पहले 3 प्रकार की पीडीएफ तैयार की गई हैं। इन 3 प्रकार की पीडीएफ की अगर बात करें तो इन 3 प्रकार की पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। इसमें 100 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर होगा साथियों, और इसमें रीजनिंग, जीके, मैथ सब कुछ है साथियों, और ये हल सहित पीडीएफ है, यानी कि हर सवाल के जस्ट नीचे ही उसका सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा दूसरी पीडीएफ आपको दी जा रही है साथियों, इसमें पीवाईक्यू है, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं। तो जो पिछली शिफ्टें हैं ना एनटीपीसी एग्जाम की, जो पिछली शिफ्टें हो चुकी हैं उनका सॉल्यूशन दिया जाएगा साथियों आपको। मेरा मानना है कि यहां से एग्जामिनर सवाल लेता ही लेता है, क्योंकि अब वो थक चुका है नए नए क्वेश्चंस बना के, अब वो नए क्वेश्चंस नहीं बनाएगा, ये बनाएगा तो बहुत कम बनाएगा। ये समझ लीजिए 50 से 60% क्वेश्चन वो पिछली परीक्षाओं में से उठाएगा और थोड़े बहुत सवाल वो नए कॉन्सेप्ट करके बना लेगा, है ना। तो यहां से अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो 50 से 60% ये तो आपका तय हो जाएगा। उसके अलावा 20 से 30% यहां से आपका तय हो जाएगा, और करंट अफेयर के आपके साथियों 10 सवाल पूछे जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के भी सवाल आपको दिए जा रहे हैं साथियों, कितने पूरे के पूरे साथियों 1000 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं करंट अफेयर के। जितने भी 8 से 10 सवाल पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछ लिए जाएंगे। और करंट अफेयर के पता कैसे सवाल है, जैसे मान लीजिए ये सवाल है करंट अफेयर का, जस्ट नीचे ही साथियों इसका आंसर लिखा हुआ आपके सामने ऐसे करके। तो ये चीज अगर आपको साथियों चाहिए, दोनों तीनों पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपीज में आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक
दिया गया हो एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये तीनों पीडीएफ आपको यहीं पर भेज दी जाएंगी, ठीक है ना। तो साथियों सरसरी निगाहों से एक बार जरूर देखिएगा इन पीडीएफ को, मेरा मानना है पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। चलिए तो इस सवाल की बात करें करके कौन सा ऐसा देश है जहां पर 14वें साल गिरावट देखी गई है, जनसंख्या में देखी गई है, तो जापान की बात चल रही है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए दोनों एग्जाम के लिए, ग्रेजुएट लेवल के लिए भी है ये, है ना, ग्रेजुएट लेवल के लिए और 12th लेवल वाले के लिए भी है। करके केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा अत्याधुनिक अनुसंधान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, तो इन्होंने साथियों कहां किया है, तो भुवनेश्वर में इन्होंने किया है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा क्या जा रहा है, सर 12 लेवल पर नहीं है अभी एग्जाम, अभी ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम डेट आई है, ठीक है। अभी उसके जस्ट उसके बाद कुछ दिन बाद 12वें लेवल पर जो 12th लेवल है ना उसका एग्जाम होगा, मेरे ख्याल से यही आप पूछ रहे हो सौम्या। उसके बाद देखिए कह रहे कि पीएम मोदी ने किस राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कहां पर रखी है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, कुल मिला के मुझे बताइए। तो हरियाणा आपके सवाल का जवाब हो जाएगा, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा राज्य में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है, तो ये साथियों सागर जिले में स्थित है। कहां पर, सागर जिले में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए कहा आपसे जा रहा है कि T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने, तो इनका नाम साथियों विराट कोहली है, और विराट कोहली ही T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तेलंगाना आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों, अभी रीजनिंग के सवाल शुरू हैं 40 क्वेश्चन के बाद। किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है, तो मैं कहूंगा ये काम किसने किया है, तेलंगाना ने साथियों ये काम किया है। राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है, तो ये टाइटल साथियों कार्लोस अल्कराज ने जीता है। क्या मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का टाइटल कार्लोस अल्कराज ने ही जीता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये साथियों दोबारा से अध्यक्ष बन चुके हैं, इनका नाम है सौरभ गांगुली, और साथियों दोबारा से बन चुके हैं, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। चलिए तो अब साथियों यहां पर हम लोग देख लेते हैं कौन से सवाल, हम लोग यहां पर साथियों रीजनिंग के सवाल देख लेते हैं, और रीजनिंग के सभी ये समझ लीजिए टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। एक एक सवाल साथियों चुनिंदा है, ये समझ लीजिए, बहुत ध्यान से इन सभी सवालों को आप लोगों को साथियों देखना है। चलिए देखिए तो यहां पर पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बताइए आपका सही जवाब साथियों यहां पर क्या हो सकता है, किस ऑप्शन के साथ आपका राइट आंसर जा सकता है। अच्छा यहां पर आपसे कहा यह जा रहा है कि नीचे आपको जो है ना वो 4 शब्द दिए गए, क्या 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 शब्द किसी तरह से संगत है और एक शब्द असंगत है। असंगत शब्द का आपको चयन कर रहा है, इनमें से सबसे अलग आपको कौन सा जानवर दिख रहा है साथियों, ये आप लोग एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए अगर बात करते हैं साथियों तेंदुआ, तेंदुआ आपका मांसाहारी होता है ना, कैसा होता है साथियों, मांसाहारी। और भेड़िया भी साथियों आपका मांसाहारी होता है, और बाघ भी जो है ना वो मांसाहारी होते हैं, लेकिन इसकी बात करें तो ये मांसाहारी नहीं होता है साथियों, ये शाकाहारी होता है। तो कुल मिला के सबसे अलग जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, अब यहां पर देखिए इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन का लेवल हाई कीजिए, वो कुछ कुछ कोई कह रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपकी तैयारी अच्छी है, मजबूत है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि अभिषेक आशु का भाई है, रीजनिंग के सवाल है, बहुत शानदार है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग करिएगा। कहा जा रहा है कि अभिषेक जो है ना, मान लीजिए साथियों अभिषेक ये हो जाएगा, और अभिषेक के बारे में क्या कहा गया है कि अभिषेक जो है ये साथियों आशु का भाई है, ठीक है। तो अभिषेक जो होगा वो आशु का भाई हो जाएगा। कह रहे कि जो जय का बेटा है, ये आपको याद रखना है कि हमेशा जो कभी भी शब्द आ जाए तो ये दूसरे वाले के इस्तेमाल होता है। पहली बात तो अभिषेक और आशु भाई भाई हैं, तो इनका जय जो हो गई ना
ये इनके कौन हो जाएंगे, मतलब माता हो जाएंगे या पिता हो जाएंगे, अभी पता नहीं चल पा रहा है जय माता है या पिता है। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों, जय इनके माता या पिता में से कोई एक हो जाएगा। उसके बाद कह रहे कि स्वाति जो ज्योति की बेटी है, ठीक है ना, स्वाति जो ज्योति की बेटी, इसको छोड़ दीजिए। कह रहे कि मालती जो है ना ये आशु और ज्योति की माँ है। अच्छा, आशु और ज्योति की माँ है, यानी कि ज्योति इसकी बहन ही होगी आखिर, क्या ज्योति इसकी बहन होगी। और अगर बात करें साथियों यहाँ पर स्वाति ज्योति की बेटी है। अच्छा, स्वाति जो है ना साथियों, स्वाति जो है ये ज्योति की बेटी है, और ज्योति कौन है, ज्योति अभिषेक और आशु की बहना है। तो एक तरीके से अगर बात करें, उसके बाद कहा जा रहा है कि मालती आशु और ज्योति की माँ है। अच्छा, मालती यहाँ पर आ जाएंगी, मालती, यानी कि अगर हम बात करते हैं साथियों, मालती कौन हो जाएंगी, माता जी हो जाएंगी, मालती माता जी हो जाएंगी, और जय आपके पिताश्री हो जाएंगे। तो ये दोनों साथियों पति पत्नी हो गए ना। उसके बाद कह रहे हैं कि अभिषेक का स्वाति से क्या संबंध है, यानी कि स्वाति क्या कहेगी अभिषेक को। तो स्वाति क्या कहेगी साथियों अभिषेक को, देखिए स्वाति क्या कहेगी अभिषेक को, ये मम्मी है, मम्मी की ये भाई हैं, तो मम्मी के भाई को क्या कहा जाता है, मामा कहा जाता है। तो मामा देखिए कहाँ ऑप्शन में लिखा हुआ है, माँ का भाई, भाई पिता, मामा तो कहीं ऑप्शन में नहीं लिखा है, लेकिन माँ का भाई तो लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सब सर कमेंट पढ़िए, सर कमेंट पढ़िए। हाँ पढ़ रहा हूँ भाई, कमेंट भी पढ़ रहा हूँ। चलिए उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल, ये सवाल बहुत शानदार था। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, आपसे कहा जा रहा है कि आदिल ने कहा कि वह औरत, मान लीजिए साथियों आदिल कुछ कह रहा है, आदिल क्या कह रहा है, आदिल आपसे कुछ कह रहा है कि वह औरत, मान लीजिए वो औरत जो है ना, वो औरत ये हो जाएंगी, वो औरत साथियों ये हो गई। कह रही कि वह औरत मेरे भतीजे के पिता, अच्छा मेरे भतीजे के पिता, यानी कि मेरे भतीजे के पिता, मतलब ये अपने भाई की बात कर रहा है, ये अपने भाई की बात कर रहा है, ये अपने भाई की माँ की इकलौती बहू है। अच्छा, भाई की माँ की अगर बात करें तो इसी की भी माँ हो गई, इसकी माँ की इकलौती बहू, यानी कि साथियों अगर बात करते हैं इकलौती बहू है। अच्छा, तो यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अगर आदिल का केवल एक भाई है, आदिल का भाई ये हो गया, और इसकी पत्नी जो हुई ये औरत हुई है ना, क्योंकि कहा जा रहा है ना, आदिल कह रहे कि वो औरत, ये औरत मेरे भतीजे यानी कि मेरे भाई के बेटे की माँ, बेटे की माँ कौन हो जाएंगी साथियों, भतीजे के पिता। अच्छा, भतीजे के पिता ये मेरा भाई होगा, भतीजे के पिता की माँ ये होगी इनकी इकलौती बहू, यानी कि ये कौन हो जाएंगी साथियों, ये आदिल इन औरत को क्या कहेगा, भाभी कहेगा, क्या कहेगा, भाभी कहेगा। तो कहने कि वह औरत आदिल से क्या संबंधित है, यानी कि आदिल क्या कहेगा, तो साथियों भाभी कहेगा। भाभी कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों आप लोग क्या करिए, आप लोग मुझसे पहले अपना आंसर दीजिए, ऐसा ना करिए आप लोग कि अब मेरा आंसर देखें उसके बाद आंसर दें। तो यहाँ पर स्वाति देवी का, प्रकाश का, रितिका का, पूनम का, कुंदन का, खुशी का, सौम्या का, गुड्डू का, ठीक है ना, आंसर जा रहे, लेकिन आंसर मेरे से पहले आप लोग दिया करिए। चलिए तो अब साथियों इस सवाल को देखिए, और ये सवाल आपके लिए बहुत दमदार है और बहुत ही ज्यादा शानदार है। साथियों जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, है ना, आप लोग एक बार वीडियो को साथियों लाइक कर दीजिए। तो इसमें साथियों क्या कहा गया, ये भी सवाल बहुत अच्छा है, और ये सवाल आपके एग्जाम में आता है और बहुत सारे बच्चे इस सवाल को नहीं कर पाते। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि एक स्कूल में 6 शिक्षक हैं, ठीक है, 6 टीचर हैं। ए बी हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाते हैं, सी और ई अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। कह रहे कि इनमें से सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है। तो पहली लाइन में कहा गया है कि जो टीचर ए और बी है ना, ए और बी, ए और बी की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ए और बी यानी कि ए भी हिंदी पढ़ाता है और अंग्रेजी भी पढ़ाता है, यानी कि साथियों ये हिंदी भी पढ़ाता है और अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजी को इंग्लिश हम लिख लेते हैं, और ये भी हिंदी पढ़ाता है, और ये भी जो टीचर है ये भी इंग्लिश पढ़ाता है। करके डी और ए गणित और विज्ञान पढ़ाता है, यानी कि ए गणित पढ़ाता है, यानी कि ए मैथ पढ़ाता है, और डी की भी यहाँ पर साथियों बात की गई है कि डी भी मैथ पढ़ाता है और विज्ञान पढ़ाता है। तो विज्ञान को थोड़ा कुछ हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। अच्छा, डी भी विज्ञान पढ़ाता है और ए भी विज्ञान पढ़ाता है, ए भी साथियों विज्ञान पढ़ाता है ना, ए भी साथियों विज्ञान पढ़ाता है, ए भी क्या पढ़ाता है, विज्ञान पढ़ाता है। चलिए उसके बाद कह रहे हैं कि सी है और ई है, ये अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं। तो सी और ई ये दोनों साथियों अंग्रेजी और गणित पढ़ाते हैं, अंग्रेजी
और गणित पढ़ाते हैं साथियों, मैथ पढ़ाते हैं, और ये भी अंग्रेजी और गणित पढ़ाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि एफ और बी हिंदी और फ्रेंच पढ़ाते हैं। देखिए बी की अगर बात करें, ये हिंदी पढ़ाता है। अच्छा हिंदी तो पहले हमने लिख लिया ना, बी का जिक्र कहीं आया था, ये आया, ये तो लिख तो लिया भाई, ठीक है। अब एफ की बात चल रही, यानी कि एफ की अगर बात करें, ये साथियों हिंदी पढ़ाता है ना, और अच्छा ये फ्रेंच भी पढ़ाता है, तो यहाँ पर फ्रेंच आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्रेंच आ जाएगा। उसके अलावा साथियों ये भी फ्रेंच पढ़ाता है, ई एफ भी फ्रेंच पढ़ाता है। तो पूछा आपसे ही जा रहा है कि सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है, ठीक, ये तो दो पढ़ाता है विषय, ये भी दो विषय पढ़ाता है, सी भी दो विषय पढ़ाता है, डी भी दो विषय पढ़ाता है, बी जो पढ़ाता है वो तीन विषय पढ़ाता है, और ए जो पढ़ाता है वो एक दो तीन चार चार विषय पढ़ाता है। तो सबसे ज्यादा विषय कौन पढ़ाता है साथियों, ए पढ़ाता है, और ए कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार साथियों जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है उनका आंसर यहां पर सही माना जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और साथियों मुझे आप लोग बताइए कि आपका राइट आंसर क्या होगा, जब तक मैं आपके कमेंट देख ले रहा हूं। चलिए भाई, अब यहाँ पर कथन और निष्कर्ष, ये समझ लीजिए फेवरेट क्वेश्चन होता है साथियों, एनटीपीसी का ये फेवरेट सवाल है, कथन है और निष्कर्ष आपके सामने है। यहां पर साथियों आपसे कहा जा रहा है कि सभी पत्तियां जो है ना, सभी पत्तियां पौधे हैं। तो जैसा जैसा साथियों सवाल में कहा जा रहा है वैसा वैसा हम यहाँ पर करते जाएंगे। सभी पत्तियां पौधे हैं, तो भैया जो सभी पत्तियां, मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये पत्तियां हो गई, और सभी पत्तियां क्या हो गई, सभी पत्तियां पौधे हो गई, सभी पत्तियां पौधे हो गई, कहने के सभी पौधे बगीचे हैं। सभी पौधे क्या हो गए साथियों, सभी पौधे बगीचे हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत है। करके सभी बगीचे में पत्तियां हैं, भैया सभी बगीचे में पत्तियां नहीं हो सकती, ये वाले बगीचे में पत्तियां कैसे हो सकती हैं, हाँ इतने बगीचों में पत्तियां हो सकती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सभी बगीचों में पौधे हैं, सभी बगीचों में पौधे कैसे हो सकते हैं, हाँ अगर कुछ बगीचों में पौधे होते तो हम सही मान लेते, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ऐसा साथियों कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है माना जाएगा, उनका आंसर यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक कथन और निष्कर्ष वाला सवाल आपने पढ़ा, आपको समझ में आया साथियों अच्छे से। तो अब साथियों दूसरा जो है ना आप खुद करिए, दूसरा आप खुद करिए और मुझे बताइए साथियों कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर आपका क्या हो सकता है, मुझे बताइए। चलिए भाई देखिए, चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि कुछ फ्लैट महंगे हैं। तो मान लेते हैं साथियों यहाँ पर कुछ फ्लैट जो हैं, मान लीजिए फ्लैट आपके ये हो गए, और इतने फ्लैट मान लेते हैं साथियों क्या होगा, महंगे हो गए, इतने फ्लैट जो है महंगे हो गए, ये वाले फ्लैट महंगे हो गए। उसके बाद कहा जा रहा है कि कुछ महंगे विला हैं, मान लीजिए इतने महंगे जो है साथियों ये क्या हो गए, ये विला हो गए, इतने महंगे साथियों विला हो गए। अब निष्कर्ष पढ़िए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष है, ये कौन सा गलत है। कह रहे कि कुछ विला महंगे हैं, कुछ विला महंगे, बिल्कुल साथियों इतने विला महंगे हैं, कुछ विला महंगे, ये बात सही हो जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है कि कोई फ्लैट विला नहीं। देखिए कथन अगर हमेशा पॉजिटिव में है और निष्कर्ष नेगेटिव में आ जाता है तो वो गलत माना जाता है, एक रूल ये आपको याद रखना है। कुछ विला फ्लैट हैं, कुछ विला फ्लैट है, भैया विला इधर है फ्लैट इधर है तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी विला महंगे हैं, सभी विला महंगे नहीं है, कुछ विला महंगे ये होना चाहिए, तो ये भी साथियों गलत हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं केवल निष्कर्ष एक सही है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई सर जी आपकी क्लास रोज होती है क्या, हाँ रोज ही समझ लीजिए, अपलोड में तो रोज डेली दो होती हैं, मैं कोशिश करता हूँ डेली दो आपको दूं, लेकिन लाइव जो होती है वो कभी कभी होती है। खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि खेल, क्रिकेट और कॉकरोच, इनके बीच आपको सबसे बढ़िया वेन आरेख इन चारों में से जो बनेगा उसके बारे में साथियों मुझे बताना है। चलिए
खेल क्रिकेट। देखिए अगर बात करते ये जो खेल है ना, सॉरी ये जो क्रिकेट है ना, ये खेल के अंदर ही तो आएगा, लेकिन कॉकरोच एक अलग चीज हो जाएगी। तो ऐसा आरेख आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो ये क्या होगा? ये आपका सातु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। सातु क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी यहाँ पर देख रहे हैं ना सभी लोग सातु क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, क्योंकि अभी आपका लाइक पहुंचा नहीं मेरे तक। अभी आपका साथियों जो लाइक है वो पहुंचा नहीं है साथियों मेरे तक। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए। अब यहां पर अगर बात करें साथियों इस सवाल की, कहा आपसे जा रहा है कि दिए गए वेन आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती हैं जो एक निश्चित प्रकार का नाश्ता करते हैं। अच्छा भैया नाश्ता करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स की अगर बात करें तो कॉर्नफ्लेक्स के अंतर्गत जाएगा आ जाएगा 341, 97, ये आपको दिख रहा है साथियों क्लियर। उसके बाद साथियों 5200, उसके बाद बटर टोस्ट के अंतर्गत ये नंबर्स आ जाएंगे, एक्स के अंतर्गत ये नंबर आ जाएंगे। आपसे यहां पर कहा भी जा रहा है कि कॉर्नफ्लेक्स एक्स, कॉर्नफ्लेक्स हैं, अंडे हैं और बटर टोस्ट हैं। कह रहे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो कॉर्नफ्लेक्स और बटर टोस्ट दोनों खा रहे हैं। तो क्या मैं कहूंगा साथियों कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं और बटर खा रहे हैं, यानी कि इनमें इनमें से होना चाहिए। तो वो एक ऐसा नंबर देखिए 100 हो जाएगा और साथियों ये 52 हो जाएगा। यहां पर ये नहीं कहा गया है कि कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, बटर टोस्ट खा रहे हैं, लेकिन एग्स नहीं खा रहे हैं, ऐसा यहां पर नहीं कहा गया है। अगर ऐसा कहा जाता तो ये साथियों हम 52 नहीं लेते, लेकिन इसने ऐसा नहीं कहा गया तो हम 52 भी लेंगे, 100 भी लेंगे। तो 52 और 100 कितना हो जाएगा साथियों? 152 हो जाएगा, और 152 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है? जो ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए है तो उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए सवाल को और मुझे बता दीजिए आपका राइट आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए भाई, तो अब इन सवालों की अगर बात करें, इन सवालों को आप लोग देखिए और मुझे बताते रहिए आंसर क्या होगा। कहा जा रहा है कि चार मीनार का संबंध इंडिया से है, तो पिरामिड का संबंध किससे होगा? कनाडा से, इजिप्ट से, वेटिकन से, या सातो इंग्लैंड से? फटाफट मुझे बताइए। देखिए अगर बात करते हैं चार मीनार कहां पर है? इंडिया में है। अच्छा पिरामिड की अगर बात करें कहां पर है सातु? मिस्र में है। मिस्र यानी कि मिस्र कह लो, इजिप्ट कह लो, बात एक ही है। तो इजिप्ट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ठीक है भाई, सर आप लाइव क्लास रोज करो, देखते हैं भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल यहां पर ये कहा जा रहा होगा जैसे 40 से आपने 45 बनाया है, उसी प्रकार आपने 68 से 70 बनाया होगा, सॉरी 77 बनाया होगा, और उसी प्रकार आपको बनाना है 104 से यहाँ पर क्या नंबर आएगा, इस बात की जानकारी आपको साथों यहाँ पर देना है। देखिए 40 से 45 कैसे बन जाएगा? सिंपल सी बात है, 5 प्लस कर दो। लेकिन यहाँ पर 5 प्लस नहीं हुआ है, यहाँ पर कुछ और ही 9 प्लस हुआ है यहाँ पर। तो ये लॉजिक और ये लॉजिक हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, और कुछ सोचिए जाती है। ठीक है, 40 से यहाँ पर 45 कैसे बना है, और 68 की अगर बात करें 68 से यहाँ पर 77 कैसे बना है, और 104 से आपको साथियों बनाना है, यहाँ पर क्या नंबर आएगा? बस इतनी सी कैलकुलेशन आपको मुझे करके बतानी है। चलिए, तो अगर साथियों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। देखिए ये 40 लिखा है ना, अगर हम साथियों यहाँ पर क्या कर दें, देखिए ये 6 का स्क्वायर मान लेते हैं, 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसमें अगर हम प्लस 4 कर दें, है ना। उसी प्रकार साथियों अगर बात करें 7 का स्क्वायर में 4 माइनस कर दें तो ये नंबर मिल जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। 6 का स्क्वायर और साथियों 7 का स्क्वायर। अब इसमें आ जाओ साथियों, 68 यहां पर है, तो 68 की अगर बात करें 8 का स्क्वायर 8 64 होता है, प्लस यहां पर 4 किया था तो प्लस यहां पर भी 4 करेंगे। अब यहां पर 9 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस यहां 4 किया था तो माइनस यहां 4 करेंगे। 9 का स्क्वायर 81 में 4 घटाओगे 77 आएगा। उसी प्रकार अगर बात करते हैं साथियों 10 का स्क्वायर में अगर आप प्लस 4 कर दोगे तो 104 आ जाएगा। अब 11 के स्क्वायर में आपको माइनस 4 करना है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, अगर 4 इसमें से घटा दोगे तो 117 बच जाएगा, यानी कि क्या यहां पर 117 आएगा। अगर ऑप्शन में 117 लिखा हुआ है तो यह हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और बिल्कुल साथियों 117 ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है उन सभी का आंसर बिल्कुल साथियों करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपके इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, क्या आपके इस सवाल का सही जवाब जा सकता है। चलिए भाई, तो यहाँ पर साथियों एक नंबर सीरीज का सवाल है, और नंबर सीरीज का सवाल आपके एग्जाम में आए ना ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे यहाँ पर सबसे पहले 78 दिया गया है, फिर 32 दिया गया है, फिर 68 दिया गया है, और उसके बाद 64 दिया गया है, उसके बाद 58 दिया गया है, उसके बाद 128 दिया गया है, और उसके बाद 48 दिया गया है, और फिर 256 दिया गया है। और अगला नंबर आपको बताने कि यहाँ पर क्या हो सकता है। चलिए देखिए, अगर यहाँ पर हम 78 से 32 करें, फिर 32 से 68 करें, ऐसे सही नहीं लग रहा है मुझे। मुझे पता कैसे सही लग रहा है, मुझे ऐसे सही लग रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, 32 का डबल होता है 64, और 64 का डबल होता है 128 का, 128 का डबल 156 होता है। जरा देखिए, 12 120 120 240 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, बिल्कुल साथियों। अच्छा इसका आप क्या रहेगा, 78 78 68, मतलब कितने माइनस किए गए हैं, 10 माइनस किए गए, फिर 68 में 10 माइनस करोगे 58, 58 में 10 माइनस करोगे, यानी कि यहां पर अगर बात करें साथियों, गुणा आपकी 2 से कराई जा रही है, और यहां पर -10 कराया जा रहा है, यहां पर -10 कराया जा रहा है, यहां पर -10। तो कुल मिला के यहां भी -10 होगा। 48 में 10 माइनस करोगे तो 38 आ जाएगा, और 38 हमें मिल चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो ये समझ में आया साथियों, सभी की समझ में आया है ना, सभी की साथियों समझ में आया। एक बार सभी लोग बताएंगे साथियों कि सभी की ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्योंकि ये सवाल भी साथियों बहुत शानदार है। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। ये आपको क्लियरली दिख रहा है, 84 14 12 है, 81 18 9 है, यानी कि 14 12 को कैलकुलेट करके 84 बनाया गया होगा, 18 19 को कैलकुलेट करके 81 बनाया होगा। तो किन किन दो नंबर को कैलकुलेट करके 11 से 88 बनाया जा सकता है साथियों, ये बात आपको यहाँ पर बता देनी है। चलिए देखिए, फटाफट साथियों बताइए। फटाफट साथियों आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए क्या आपका राइट आंसर हो सकता है। देखिए, अगर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, जैसे कि ये 84 है ना, अगर हम साथियों 12 किससे गुणा कराए साथियों, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84 हो जाएगा, है ना, 9 नीम 81 हो जाएगा। तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है साथियों। देखिए, अगर 12 और इसकी भाग कराते, 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, ये 7 आ गया आपके सामने, है ना, 7 आ गया साथियों। और अगर 7 की गुणा 2 से करा दे तो 14 आ रहा है, ऐसा तो नहीं। अब देखिए 9 की अगर भाग कराते 9 से, यानी कि 9 निम 81, और 9 की गुणा 2 से कराते तो ये 18 आ जाएगा। उसी प्रकार इसकी भाग कराओगे 8 आ जाएगा, 8 की गुणा 2 से कराओगे तो कितना आना चाहिए साथियों, 16 आना चाहिए। क्या यहाँ पर 16 आएगा? अगर ऑप्शन में 16 है तो मैं कहूंगा बिल्कुल यहाँ पर 16 आएगा, और ऑप्शन में भी 16 है। तो ये समझ गए ना साथियों कैसे करना है। देखिए, आपको भाग करना है, इन दोनों की भाग करना है, क्या आएगा, 7 आएगा। 7 की गुणा 2 से कराओगे तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। इन दोनों की आपको भाग कराना है, 9 नीम 81, क्या है, 9 आया, 9 की गुणा 2 से करा दोगे ये नंबर मिल जाएगा। उसी प्रकार इसकी भाग कराओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, 8 की गुणा 2 से कराओगे ये नंबर आपको मिल जाएगा, 8 दूना 16। तो समझ गए, ये भी समझ गए अच्छे तरीके से। चलिए, अब उसके बाद देखिए साथियों, अब एक आध सवाल और बाकी है, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। उसके बाद साथियों इस क्लास को यहीं पर हम लोग एंड कर देंगे, है ना। चलिए, तो दो सवाल और है मेरे ख्याल से, एक ये है और एक ये है, उसके बाद एंड है। चलिए, दो सवाल हैं, ये टॉप लेवल के कॉन्सेप्ट के हैं, मैथ्स के हैं। इन सवालों को आप लोग साथियों एक बार अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को 14 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा, इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही है। देखिए, ए एक कार्य को, ए और बी एक एक साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं तो 10 दिन में कर पाते, ऐसा यहां पर कहा गया है। और सी अगर उसी कार्य को अकेले करता है तो 14 दिन में साथियों कर पाता है। यहां पर हमें एक ऐसा नंबर लेना होगा जो कि दोनों से कटे, 10 से भी कटे 14 से भी कटे, तो वो नंबर साथियों 70 हो जाएगा। कैसे कटेगा, 10 सत्ते 77 और 14 पंजे
70 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 7 काम करते हैं, और सी अगर अकेला एक दिन का काम करता है तो ये अकेले 5 काम करता है ना। और टोटल काम क्या है साथियों, टोटल काम आपका साथियों ये 70 हो जाएगा, ये टोटल काम हो जाएगा, टोटल काम हो जाएगा। चलिए, तो कहने के ए बी सी एक साथ मिलकर अगर कार्य करते हैं तो उन्हें इस कार्य के 3/5 भाग को कितने समय में करेगा। देखिए, टोटल काम हमारा है 70, इस टोटल कहने के उस कार्य के 3/5 भाग को कितने समय में किया जाएगा, तो 70 का यानी कि टोटल काम का 3/5 भाग निकालिए। देखिए जरा क्या होता है, 5 एकम 5, 5 चौक आपका 20 हो जाएगा, 14 तिया कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 2 गया, 5 चौक 20 हो जाएगा, है ना। तो साथियों यहां पर अगर बात करें 42 आपका आ गया, तो 42 काम आपको करना है, किसके द्वारा, ए बी सी तीनों के द्वारा साथियों 42 काम आपको करना है। कुल मिला के इतनी सी बात है। अच्छा, दो अगर तीनों लोग काम करते तो कितना काम कर पाते, ए बी काम करता है डेली 7 और सी काम करता है साथियों 5, है ना। तो ये दो देखिए टोटल काम 42 है और दोनों लोग मिलकर 12 काम कर रहे हैं, तो ये इसको कैलकुलेट कर दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कि उस कार्य के 3/5 भाग को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इसको 2 से कट करोगे तो 21 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, फिर से 2 से कट करोगे नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, यानी कि साथियों 7/3 दिन का समय लगेगा। और 7/3 कहां पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे फिर से बताइए राइट आंसर क्या होगा। वो वाला सवाल सभी की समझ में आ गया, एक बार मुझे कमेंट करके आप लोग बता दीजिए कि हाँ सर वो वाला सवाल समझ में मेरी आ चुका है। चलिए भाई, देखिए कहने की पाइप ए है और पाइप सी है ना। चलिए ठीक ठीक, यानी कि पाइप ए है और पाइप सी है, किसी खाली टैंक को 32 घंटा और 48 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप बी भरे हुए टैंक को 24 घंटे में खाली कर सकता है। यानी कि यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। यानी कि कहा गया है साथियों कि ए अगर किसी खाली टैंक को भरता है तो 32 घंटे में भर सकता है, और सी उसको भरता है साथियों तो 48 घंटे में भर सकता है। यानी कि एक पाइप है, पाइप बी जो भरे हुए टैंक को खाली करता है, तो माइनस लगा लेते, ये भरता है ये भी भरता है, ये खाली करता है टैंक को, बड़ा खतरनाक है, टैंक को खाली कर देता है और 24 घंटे में साथियों खाली कर देता है। अब हमें एक ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो कि इन तीनों से साथियों कटे। मुझे ऐसा लगता है अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो 96 आएगा, 96 से कट जाएगा। देखिए 32 तिया 96 होते हैं, 48 दुना है ना कितने होते हैं, 96 होते हैं, और 24 चौक 96 होते हैं। कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है। इसका मतलब ये हुआ टोटल पानी कितना है साथियों, टोटल पानी है आपका 96, टोटल पानी कितना है, टोटल पानी उस टैंक में है 96। तो ए 1 घंटे में 3 पानी भरता है, सी 1 घंटे में 2 पानी भरता है, लेकिन बी 1 घंटे में 4 पानी खाली कर देता है ना। तो यहां पर एक काम ये करिए कि यदि तीनों पाइपों को इकट्ठा खोल दिया जाए तो टैंक के 2/3 भरने में कितना समय लगेगा। टोटल पानी है 96 और टैंक का 2/3 अगर भरेंगे तो कितना लीटर पानी होगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 32 दुना साथियों 64, यानी कि 64 पानी उसमें साथियों आएगा। तो इस 64 पानी को भरने में कितना समय लगेगा, कुल मिला के आपसे ये यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए 3 पानी भरता है, 2 पानी भरता है, 5 पानी ये भर रहा है, लेकिन उसी समय क्या करता है ये पाइप आके बी वाला 4 पानी खाली कर देता है। तो 5 भरना ये दोनों मिलकर 4 खाली हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में 1 पानी ही तो भरा जा रहा है, 1 घंटे में 1 पानी ही तो भरा जा रहा है, और 64 पानी है तो 64 1 घंटे में 1 पानी भरा जा रहा है, तो 64 पानी भरने में कितना समय लगेगा, मैं कहूंगा 64 घंटे ही तो लगेंगे। तो 64 घंटे लगेंगे, तो 64 आपके इस सवाल का साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये थे साथियों सारे सवाल जो आप लोगों ने यहाँ पर देखे। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग जरूर बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में। कुछ कहें ना कहें, एक बार कमेंट सेक्शन में साथियों जय हिंद की आवाज तो आप लोग जरूर लगाएंगे, मेरे तक जरूर पहुंचेगी।